गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, पिछली क्लास में हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू बेटा पढ़ रहे थे और उसके लिए मैंने आपको कहा था कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी उसके लिए 4 चीज़ों को पहले समझना जरूरी है। 3 हम समझ चुके हैं बेटा, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। चलो अब ये एक्चुअल या एनुअल रेंट क्या होता है बेटा लिख लो पहले, फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। Actual rent is the rent actually charged for the period for which property is available for being let out। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, ध्यान से सुनना है। फॉर द पीरियड फॉर विच प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर बीइंग लेट आउट, लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं बेटा। देखो बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात समझनी है बेटा। बेटा नाम से भी आपको पता चल रहा है एक्चुअल रेंट। तो बेटा अगर मैं पूछूं व्हाट इज एक्चुअल रेंट तो क्या कहोगे? जितना रेंट लैंडलॉर्ड टेनेंट से एक्चुअल में चार्ज कर रहा है दैट इज नोन एज एक्चुअल रेंट। ठीक है, तो एक्चुअल रेंट क्या है बेटा? जितना रेंट लैंडलॉर्ड टेनेंट से एक्चुअल में चार्ज कर रहा है उसे हम क्या नाम देंगे? एक्चुअल रेंट। तो सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी बेटा, मैं अभी थोड़ा सा क्लियर करूंगा अभी आपको। पहले एक काम करो, म्यूनिसिपल वैल्यू पे आओ। बेटा म्यूनिसिपल वैल्यू ना हमेशा बेटा 12 मंथ्स की ही होती है। म्यूनिसिपल वैल्यू इज ऑलवेज ऑफ 12 मंथ्स। अच्छा, फेयर रेंट इज ऑल्सो ऑलवेज ऑफ 12 मंथ्स और स्टैंडर्ड रेंट भी हमेशा बेटा हमेशा 12 मंथ्स का ही होता है, हमेशा बेटा। तो फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू हमेशा 12 मंथ्स की ही होती है, हमेशा बेटा। बट बेटा अगर हम बात करें तो बेटा एक्चुअल रेंट भी हमेशा बेटा 12 मंथ्स का ही होता है, हमेशा 12 मंथ्स का ही होता है। ठीक है, बट इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा। ठीक है, तो लिखो पहले, मैं अभी समझाता हूं बेटा आपको। तो याद रखना, एक्चुअल रेंट भी हमेशा 12 मंथ्स का ही होगा, बट इस रूल के कुछ क्या है बेटा? एक्सेप्शंस हैं। वैसे तो बेटा 3 एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जहां तक कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात है बेटा उसमें एक ही रूल है जो काम आता है बेटा। खैर, मैं भी आपको पहले थोड़ा मतलब समझाऊंगा, ध्यान से देखना बेटा। हेडिंग लिखो मेरे साथ, एक्चुअल रेंट। इसके अभी नीचे स्पेस छोड़ देना बेटा, एक्सेप्शंस के नीचे। एक्चुअल रेंट को हम एक नाम और देते हैं बेटा, एनुअल रेंट। ध्यान से समझना है, एक्चुअल रेंट ऑब्लिक एनुअल रेंट। ठीक है, देखो बेटा, एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर एक पर्सन है बेटा, उसके पास ना एक हाउस प्रॉपर्टी है
मिस्टर ए है, उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, लिख लो यहां तक बेटा। अब उसने क्या करा, ये देखो, ये वो हाउस प्रॉपर्टी है बेटा, ये वो हाउस प्रॉपर्टी है, बना लो सब। ये वो हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, ठीक है बेटा। मिस्टर ए ने क्या करा, अपने घर पे ना, अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया बेटा। मिस्टर ए ने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, एक बोर्ड लगा दिया, किस चीज का, बोर्ड पे लिख दिया टू लेट, बोर्ड पे लिख दिया बेटा टू लेट। टू लेट मतलब ये प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, टू लेट का क्या मतलब होता है बेटा, टू लेट का मतलब होता है ये प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ने के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप लोग किराए पे लेना चाहते हो ये प्रॉपर्टी, आप ले सकते हो। तो टू लेट का मतलब होता है ये प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। आपको पता है बेटा ये बोर्ड कब लगाया था उसने, साल के पहले दिन 1 अप्रैल 20 को ये बोर्ड उसने लगाया बेटा। साल के पहले दिन उसने ये टू लेट का बोर्ड लगा दिया बेटा, साल के पहले दिन। अब बेटा ऑब्वियस सी बात है ना, आपने 1 अप्रैल को बोर्ड लगा दिया टू लेट का, तो ज़रूरी तो है नहीं कि ये प्रॉपर्टी 1 अप्रैल से ही किराए पे चढ़ जाएगी बेटा। ये प्रॉपर्टी 3 महीने के बाद किराए पे चढ़ी, मतलब ये लेट आउट हुई विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 20। और रेंट कितना है, कितने रुपए पे किराए पे चढ़ी, 15,000 रुपए पर मंथ का। ₹15,000 पर मंथ ये किराए पे चढ़ गई। बेटा 1 जुलाई ऑनवर्ड्स, 3 महीने बाद, बोर्ड लगाने के 3 महीने बाद। तो बेटा अगर मैं पूछूं ये 15,000 रुपए पर मंथ ये क्या है बेटा, सर ये कुछ नहीं, ये एक्चुअल रेंट है। जितना रेंट आप एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी का चार्ज कर रहे हो, और एक्चुअल में आप कितना रेंट चार्ज कर रहे हो बेटा, 15,000 रुपए पर मंथ। तो मेरा एक्चुअल रेंट हो गया, ध्यान से सुनना बेटा भी, मेरा एक्चुअल रेंट हो गया 15,000 रुपए पर मंथ इंटू मेन बात है बेटा, मेन बात यहीं पर है, कितने महीनों का एक्चुअल रेंट आएगा, कितने मंथ्स का एक्चुअल रेंट आएगा। क्या एक्चुअल रेंट पूरे 12 मंथ्स का आएगा, या फिर 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीनों का आएगा बेटा, ये हमें समझना है बस। चलो कॉपी कर लिया यहां तक, मैं अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। अब ये देखो जरा, पढ़ो, ये पढ़ना है जरा सबने। एक्चुअल रेंट इज द रेंट एक्चुअली चार्ज्ड, आगे पढ़ना, फॉर द पीरियड फॉर विच प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर बीइंग लेट आउट। बेटा एक बात याद रखना, एक्चुअल रेंट पता है कब से लगना शुरू हो जाता है बेटा, कब से मीटर घूमना शुरू हो जाएगा बेटा एक्चुअल रेंट का, गवर्नमेंट के हिसाब से। गवर्नमेंट कहती है ये प्रॉपर्टी किराए पे कब चढ़ी, हमें उससे मतलब नहीं है, ये प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ने के लिए अवेलेबल कब से थी, हमें उससे मतलब है बेटा।
मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये प्रॉपर्टी किराए पे कब चढ़ी एक्चुअल में हमें उससे मतलब नहीं है। ये प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ने के लिए अवेलेबल कब से थी हमें उससे मतलब है। और मुझे एक बात बताओ, ये प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ने के लिए अवेलेबल थी 1 अप्रैल से, जब से हमने टू लेट का बोर्ड लगाया था। ये प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ने के लिए क्या थी, अवेलेबल। ऑल्दो एक्चुअल में ये किराए पे 3 महीने बाद चली, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है हमें उससे मतलब नहीं है कि ये प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी कब, हमें उससे मतलब है ये प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ने के लिए अवेलेबल कब से थी। और ये प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ने के लिए अवेलेबल थी 1 अप्रैल 20 से। पॉइंट बताओ क्लियर। तो ये जो एक्चुअल रेंट आएगा ना, ये 1 अप्रैल 20 ऑनवर्ड्स आ जाएगा 31 मार्च 21 तक। मतलब एक्चुअल रेंट आ जाएगा बेटा पूरे 12 मंथ्स का। मैं दोबारा बोलता हूं बेटा गवर्नमेंट कहती है ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में किराए पे कब चढ़ी हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है ये प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ने के लिए अवेलेबल कब से थी। और ये अवेलेबल 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स थी। तो 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स आपका एक्चुअल रेंट आना शुरू हो जाएगा बेटा, ठीक है। ऑल्दो एक्चुअल में नहीं आ रहा है, बट नोशनल बेसिस पे गवर्नमेंट ने मान लिया बेटा। गवर्नमेंट ने कहा ये प्रॉपर्टी किराए पे कब चढ़ी इमैटीरियल है, ये प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ने के लिए अवेलेबल कब से थी हम तो वो देखेंगे, और ये प्रॉपर्टी 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स किराए पे चढ़ने के लिए अवेलेबल थी। तो एक्चुअल रेंट बेटा पूरे 12 मंथ्स का आएगा। तो कितना हो जाएगा एक्चुअल रेंट 1,80,000। ऑल्दो बेटा एक्चुअल में इतना रेंट आया नहीं है, बट गवर्नमेंट कह रही है हम नोशनल बेसिस पे मान लेंगे। हमें मतलब तब से नहीं है जब से ये प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी, हमें तो मतलब तब से है जब से ये प्रॉपर्टी अवेलेबल थी किराए पे चढ़ने के लिए। किराए पे कब चढ़ी इमैटीरियल है बेटा। समझ आया पहला एग्जांपल, क्लियर हुआ। अच्छा अब मैं एक और आपको एग्जांपल कराता हूं बेटा, मेरे साथ ना एक और एग्जांपल जरा लिखना है, डिफरेंस समझना है दोनों में। एग्जांपल देखो फिर से बेटा वही केस, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, ठीक है। फिर से घर बनाओ, ठीक है। चलो बना लिया सबने। अब सुनना बेटा, सुनना बेटा, अब हमने क्या करा, इस घर में टू लेट का बोर्ड लगाया फिर से। तो टू लेट के बोर्ड को लगाने का क्या मतलब है, ये प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ने के लिए क्या है अवेलेबल। हमने ये टू लेट का बोर्ड लगाया 1 जुलाई 20 को। फर्स्ट जुलाई 20 को हमने टू लेट का बेटा बोर्ड लगाया, ठीक है। सर ये हमने साल के पहले दिन क्यों नहीं लगाया टू लेट का बोर्ड, 1 जुलाई को क्यों लगाया, क्योंकि बेटा अप्रैल मई और जून हम इस घर में रह रहे थे बेटा। अप्रैल मई और जून हम इस घर में खुद रह रहे थे। अब जब खुद रह रहे थे तो बेटा किराए पे थोड़ी ना दे देंगे, ठीक है। इसका मतलब 1 अप्रैल 20 से लेके 30 जून 20 तक हम इस घर में बेटा खुद रह रहे थे। इसका मतलब ये घर था सेल्फ ऑक्यूपाइड। बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड का क्या मतलब हुआ, हम इस घर में खुद रह रहे थे। ये घर क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड था, हम इस घर में खुद रह रहे थे। फिर बेटा पता है क्या हुआ, मेरा बेटा ट्रांसफर हो गया
मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो गया, घर ये वाला खाली हो गया, हमने टू लेट का बोर्ड लगा दिया। हमने क्या लगा दिया? टू लेट का बोर्ड लगा दिया। कॉपी करो बेटा। हमने लगा दिया टू लेट का बोर्ड। समझ आया? मैं इस घर में रह रहा था, 30 जून तक रह रहा था बेटा मैं घर में अपने परिवार के साथ। फिर मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं चला गया दिल्ली अपनी फैमिली को लेके, घर ये वाला खाली हो गया, तो 1 जुलाई को सॉरी, हमने इस घर पे टू लेट का बोर्ड लगा दिया। ठीक है। और बेटा ये घर किराए पे पता है कब चढ़ा? 3 महीने के बाद। ठीक है। कितने रुपए किराए पे बेटा? 15,000 रुपए पर मंथ के किराए पे। ठीक है। तो ये घर लेट आउट हुआ, लेट आउट विद इफेक्ट फ्रॉम कब से? 1 अक्टूबर 20 से ये किराए पे चढ़ा एट कितने रुपए के रेंट पे? 15,000 रुपए पर मंथ के रेंट पे ये किराए पे चढ़ गया 3 महीने के बाद। समझ आया बेटा? पक्का? तो अब मुझे बताओ जरा, सुनो सुनो सुनो। 3 महीने बेटा मैं इस घर में अपने परिवार के साथ खुद रह रहा था। फिर 3 महीने के बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, ये घर खाली हो गया, हमने इस घर पे टू लेट का बोर्ड लगा दिया 1 जुलाई को। 3 महीने बाद ये किराए पे चढ़ा 15,000 रुपये पर मंथ के किराए पे। ठीक है। तो पहले बताओ कितने रुपए के किराए पे चढ़ा है बेटा? 15,000 रुपये पे। तो एक्चुअल रेंट हो गया 15,000 रुपये, ये एक्चुअल रेंट हो गया। मेन बात क्या है? कितने मंथ्स का आएगा? मेन बात तो ये है। तो बेटा मैंने क्या कहा था? एक्चुअल रेंट कब से आता है? जब से ये प्रॉपर्टी अवेलेबल थी फॉर बीइंग लेट आउट। लेट आउट कब हुई, किराए पे कब चढ़ी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ने के लिए अवेलेबल कब से थी। और बेटा एक बात बताओ, ये वाली प्रॉपर्टी इस केस में 1 अप्रैल से किराए पे चढ़ने के लिए अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि अप्रैल, मई और जून मैं फैमिली के साथ रहा हूं बेटा, तो प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ने के लिए अवेलेबल नहीं थी। प्रॉपर्टी अवेलेबल कब हुई? जिस दिन बेटा हमने टू लेट का बोर्ड लगाया, मतलब 1 जुलाई ऑनवर्ड्स ये प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ने के लिए क्या थी? अवेलेबल। ऑल्दो चढ़ी कब किराए पे? 1 अक्टूबर को। तो प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ने के लिए अवेलेबल कब से थी? 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई से 31 मार्च एक्चुअल रेंट आएगा 9 मंथ्स का। तो एक्चुअल रेंट हो गया 135। याद रखना बेटा, 3 मंथ्स इस घर में मैं रहा हूं, तो प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ने के लिए अवेलेबल नहीं थी इन 3 मंथ्स में। नॉट अवेलेबल फॉर बीइंग लेट आउट, किराए पे चढ़ने के लिए अवेलेबल नहीं थी इन 3 मंथ्स में। हाँ, 1 जुलाई ऑनवर्ड्स ये प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ने के लिए क्या हो गई? अवेलेबल हो गई। क्लियर हुआ? अब मेरी बात सुनना, सम अप करेंगे अब। अब मेरी बात सुनो बेटा, सुनो, यहां पर आओ, ये देखो एक्सेप्शंस। बेटा मैंने अभी क्या कहा था? एक्चुअल रेंट हमेशा बेटा 12 मंथ्स का ही आता है। ये देखो अभी हमने करा था बेटा एग्जाम्पल फर्स्ट में, एक्चुअल रेंट हमेशा 12 मंथ्स का ही आता है। हाउएवर एक केस में एक्चुअल रेंट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स ऑल्सो। एक्चुअल रेंट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स ऑल्सो। और वो केस कौन सा है? अगर ड्यूरिंग द ईयर आपका घर क्या है बेटा? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो अगर आपका घर ड्यूरिंग द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, तो एक्चुअल रेंट
कैन बी लेस देन 12 मंथ्स ऑल्सो, नहीं तो हमेशा 12 मंथ्स का होगा। तो एक्सेप्शन क्या है बेटा? इफ हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द ईयर, तो उस केस में आपका जो एक्चुअल रेंट है वो 12 मंथ से कम होगा, नहीं तो बेटा ये 12 मंथ से कम नहीं होता है। समझ आया बेटा सबको? एक्सेप्शन लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हमें थोड़ा बहुत दिमाग बस एक्चुअल रेंट में ही लगाना है। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन में गिवन होता है। मेन हमें थोड़ा सा एक्चुअल रेंट का ही केस ध्यान से करना है। सब बताओ बेटा, ट्रीटमेंट क्लियर हुआ? पक्का? तो एक बार सम अप कर दूं बेटा, याद रखना म्यूनिसिपल वैल्यू हमेशा 12 मंथ्स की, फेयर रेंट हमेशा 12 मंथ्स का, स्टैंडर्ड रेंट हमेशा 12 मंथ्स का, एक्चुअल रेंट भी हमेशा 12 मंथ्स का। हाउएवर एक केस में एक्चुअल रेंट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स ऑल्सो, और वो केस है अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप खुद रह रहे हो, तो एक्चुअल रेंट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स ऑल्सो। चलो कॉपी करो बेटा, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। अब अगली जो बात आ रही है वो आ रही है, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी कैसे है बेटा? ये देखो बेटा इसके ना कुछ स्टेप्स हैं जो आप याद करोगे, ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस में आपको और क्लियर होगा। फिलहाल हम थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले निकालो एक्सपेक्टेड रेंट। सबसे पहले क्या निकालो? एक्सपेक्टेड रेंट। सर अब ये एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? बेटा एक्सपेक्टेड रेंट का मैंने फॉर्मूला आपको यहां पर दिया है। एक्सपेक्टेड रेंट का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है बेटा? म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है, और फेयर रेंट, दोनों में से जो भी हायर है, बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। मैं आपको जरा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। देखो अज्यूम करो बेटा, म्यूनिसिपल वैल्यू है 1 लाख, म्यूनिसिपल वैल्यू है 1 लाख, फेयर रेंट है 1.5 लाख, ठीक है। तो उन्होंने कहा म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो भी हायर है, तो बताओ दोनों में से हायर कौन सा आ रहा है? 1.5 लाख हायर आ रहा है, तो 1.5 लाख आ गया, ठीक है। बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट का क्या मतलब हुआ? ये जो हायर आया है ना, ये किसी भी हालत में स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये 1.5 लाख किसी भी हालत में स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 1.5 लाख स्टैंडर्ड रेंट से कम है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा आ रहा है तो मैक्सिमम कितना होगा स्टैंडर्ड रेंट? मैं अभी बताता हूं बेटा। स्टैंडर्ड रेंट है 1,30,000। तो अब सुनो, अब उन्होंने क्या कहा? 1 लाख और 1,50,000 दोनों में से जो भी हायर है, तो 1.5 लाख हायर आ रहा है। फिर उन्होंने कहा ये 1.5 लाख किसी भी हालत में स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता है, और हमारे वाले केस में ये 1.5 लाख स्टैंडर्ड रेंट से क्या आ रहा है? ज्यादा। तो बेटा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा 1,30,000। भाई 1.5 लाख 1,30,000 को एक्सीड नहीं कर सकता, तो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रेंट कहां तक हो सकता है? बेटा ध्यान से सुनो, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रेंट कैन बी अप टू 1,30,000, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता बेटा, ठीक है। एक और एग्जांपल करें। अब देखो
ये देखो एक और एग्जांपल बेटा, म्यूनिसिपल वैल्यू 1 लाख, फेयर रेंट 1.5 लाख, दोनों में से जो भी हायर है तो 1.5 लाख हायर आ रहा है बेटा, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट 1,80,000 है, तो उन्होंने क्या कहा, ये 1.5 लाख 1,80,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेटा 1.5 लाख 1,80,000 से ज्यादा है भी नहीं, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा, 1.5 लाख। तो इसका मतलब याद रखना बेटा, एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट को एक्सीड नहीं कर सकता है, बट एक्सपेक्टेड रेंट कैन बी लेस देन स्टैंडर्ड रेंट। तो मैंने क्या कहा, एक्सपेक्टेड रेंट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता बेटा, बट एक्सपेक्टेड रेंट कैन बी लेस देन स्टैंडर्ड रेंट। लिख लेना बेटा ये। तो एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता लेकिन कम हो सकता है बेटा, और हमारे वाले केस में एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से कम ही आ रहा है। कम आ रहा है तो ठीक है बेटा, ज्यादा नहीं हो सकता। ये आपका फर्स्ट स्टेप आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर? अच्छा, अब सर ये सेकंड स्टेप क्या है बेटा? सेकंड स्टेप है एनुअल रेंट निकालो। एनुअल रेंट मतलब, एनुअल रेंट को हम एक्चुअल रेंट भी कहते हैं। तो एक्चुअल रेंट निकालो, और एक्चुअल रेंट में से माइनस कर दो अनरियलाइज्ड रेंट। माइनस कर दो अनरियलाइज्ड रेंट। सर अब ये अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है बेटा? सारी बातें यहां लिखोगे आप मेरे साथ। अनरियलाइज्ड रेंट सर ये क्या होता है बेटा? अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? अनरियलाइज्ड रेंट वो रेंट होता है, सुना ध्यान से, प्रॉपर्टी आपकी किराए पे तो चढ़ी, प्रॉपर्टी आपकी किराए पे तो चढ़ी, बट किराएदार ने किराया नहीं दिया। प्रॉपर्टी आपकी किराए पे तो चढ़ी, बट किराएदार ने किराया नहीं दिया। दैट इज नोन एज अनरियलाइज्ड रेंट। प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी बट किराएदार ने किराया नहीं दिया, उसे हम क्या नाम देते हैं? अनरियलाइज्ड रेंट। तो यहां पर लिखना, पीरियड फॉर विच रेंट इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट। पीरियड फॉर विच रेंट इज नॉट रिसीव फ्रॉम टेनेंट। प्रॉपर्टी किराए पे तो चढ़ी बट किराएदार ने किराया नहीं दिया। तो बेटा हमारे वाले एग्जाम्पल में, ये जो पहला एग्जाम्पल था ना, ये फर्स्ट एग्जाम्पल ये वाला था, इसमें अज्यूम करो बेटा, अज्यूम करो, सुनो, अज्यूम करो टेनेंट फेल्स टू पे rent for 3 months to landlord। अब बेटा कोरोना का ज़माना है बेटा, कोरोना का ज़माना है। टेनेंट ने बेटा 3 महीने का किराया पे ही नहीं करा बेटा लैंडलॉर्ड को, तो बेटा 3 महीने का किराया क्या हो जाएगा? अनरियलाइज्ड रेंट। बेटा 1 मंथ का रेंट क्या था? 15,000। तो बच्चे 3 महीने का रेंट कितना हो गया? 45,000। तो ये 45,000 आपका क्या हो गया? अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में बेटा, सेकेंड स्टेप में एक्चुअल रेंट में से इस अनरियलाइज्ड रेंट को क्या कर देना बेटा? माइनस कर देना। आपका स्टेप 2 आ जाएगा। एक्चुअल रेंट में से, एक्चुअल रेंट में से बेटा अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर देना। एक्चुअल रेंट
माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, ये आपका स्टेप 2 है। एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, ये आपका स्टेप 2 है। समझ आया बेटा अनरियलाइज्ड रेंट? तो अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? अनरियलाइज्ड रेंट मतलब वो रेंट, वो पीरियड का रेंट जिस पीरियड में प्रॉपर्टी किराए पे तो चढ़ी बट किराएदार ने किराया नहीं दिया। ठीक है, अच्छा ये हो गया बेटा स्टेप 2। अब बेटा स्टेप 3 है, स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों में से जो भी हायर है, विच एवर इज हायर। तो मुझे बताओ स्टेप 1 के हिसाब से एक्सपेक्टेड रेंट क्या आ रहा था? 1.5 लाख। तो स्टेप 1 के हिसाब से एक्सपेक्टेड रेंट 1.5 लाख, ठीक है। और स्टेप 2 बेटा, स्टेप 2 के हिसाब से कितना आ रहा है देखो, 180 माइनस 45 135। तो स्टेप 2 के हिसाब से 1.35, दोनों में से जो भी हायर है, और हायर आ रहा है 1.5 लाख। तो स्टेप 3 के हिसाब से आंसर आ गया 1.5 लाख। समझ आ रहा है सबको? और लास्ट बेटा स्टेप 4। स्टेप 4 है, स्टेप 3 में जो आंसर आया बेटा, स्टेप 3 के हिसाब से बताओ कितना आंसर आया? 1.5 लाख, 1.5 लाख। और इसमें से माइनस करना है बेटा लॉस ड्यू टू वैकेंसी। सर ये लॉस ड्यू टू वैकेंसी क्या होता है? बेटा लॉस ड्यू टू वैकेंसी का मतलब है जितने महीनों के लिए प्रॉपर्टी वेकेंट रही, खाली रही। ठीक है, अब सुनो सर, ये अनरियलाइज्ड रेंट में और वैकेंसी में क्या डिफरेंस है? बेटा अनरियलाइज्ड रेंट होता है प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी बट किराएदार ने किराया नहीं दिया, दैट इज अनरियलाइज्ड रेंट। बेटा वैकेंसी होती है प्रॉपर्टी किराए पे ही नहीं चढ़ी, किराए पे ही नहीं चढ़ी। तो मुझे बताओ हमारे वाले एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल 1 देख लो बेटा, आपने ये टूलेट का बोर्ड बेटा कब लगाया था? 1 अप्रैल को, और प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी 1 जुलाई को। तो कितने मंथ्स के लिए बेटा प्रॉपर्टी वेकेंट रही, खाली रही? बेटा 3 मंथ्स के लिए प्रॉपर्टी वेकेंट रही ना, अप्रैल मई जून, तो 3 मंथ्स के लिए वेकेंट रही। तो अगर मैं पूछूं कितने का हमें नुकसान हो गया वैकेंसी की वजह से, वेकेंट रहने की वजह से कितने मंथ्स का नुकसान हुआ? 15,000 रुपए 1 महीने का किराया है, तो 3 महीनों का कितना मिलता? 45,000 रुपए मिलता बेटा, अगर प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ती तो वैकेंसी की वजह से हमें नुकसान हो गया 45,000 रुपए का। इसे हम कहेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी। सब बताओ ये बात समझ आई? ये है आपका लॉस ड्यू टू वैकेंसी। सारी बातें बेटा हमने डिस्कस करी हैं बहुत डिटेल में, क्वेश्चंस करेंगे ना तो और क्लियर होगा। तो लॉस वैकेंसी क्या होता है? प्रॉपर्टी किराए पे ही नहीं चढ़ी। बेटा प्रॉपर्टी किराए पे ही नहीं चढ़ी और उसकी वजह से हमें क्या हो गया? नुकसान हो गया। और बेटा ये जो आएगा ना स्टेप 4 में, वो आपकी क्या होगी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। वो होगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लो बेटा मेरे साथ साथ ये सब चीजें बेटा जो मैंने लिखवाई हैं कॉपी करो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बहुत है बेटा। समझ आ गया बेटा सबको? चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।